अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक काम करना, अपने कमरे की लाइट बंद कर लेना और ध्यान रखना कि इस वीडियो को पॉज ना करो, क्योंकि आज की जो ये कहानी है वह टेनेसी के बेयर रिक की है। और जिन्होंने ये कहानी लिखी है उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली है कि अगर आप इस जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। अब बेयर रिक बाहर से देखने पर बिल्कुल वैसे ही जगह है जैसे आप किसी पोस्ट कार्ड में देखते हो। ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और स्मोकी माउंटेन्स की वो ठंडी धुंध जो दिन में भी सूरज की रोशनी को पूरी तरह जमीन तक आने नहीं देती। लेकिन इस बंदे के हिसाब से यह जगह जितनी देखने में खूबसूरत लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि अगले 7 हफ्तों में यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने सभी को चुप करा दिया। क्योंकि 7 हफ्तों में यहाँ से 11 लोग गायब हो चुके हैं और ये 11 लोग कोई आम आदमी नहीं थे या फिर कोई टूरिस्ट नहीं थे। ये वो लोग थे जो इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानते थे, जिसमें कुछ शिकारी, कुछ वॉलेंटियर, कुछ पार्क रेंजर शामिल। ये लोग इस जंगल को इतने अच्छे से जानते थे कि अगर ये लोग आंख बंद करके भी चले तो उस जंगल का रास्ता कभी भूल ही नहीं सकते थे। लेकिन ये लोग अचानक से इस जंगल में कहीं गायब हो गए। अब किसी भी जंगल में कोई इंसान जो इतना एक्सपीरियंस हो वो गायब होता है बिना किसी वजह के, तो मामला बहुत ज्यादा पेचीदा लगता है। इस कहानी में जो इंसान हमें यह सब बता रहा है उसने खुद यह सब नहीं देखा, लेकिन यह पूरा केस जिस आदमी के इर्द गिर्द घूमता है उसका नाम है कैप्टन इथन केलन। करीब 20 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस, ऐसा आदमी जिसने जंग देखी है, खून देखे हैं और मौत को इतने करीब से देखा है कि आम इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब उसे ऑपरेशन रिज लाइन नाम की एक फाइल दी गई तो पहली बार वो थोड़ा रुक गया। उस फाइल में जो तस्वीर थी वो नॉर्मल नहीं थी। जंगल से जो लाशें मिली थी वो लाशें नॉर्मल नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी जानवर ने उसे खाया हो, बल्कि वो ऐसा लग रहा था कि इंसान के शरीर को गुस्से में तोड़ दिया गया हो, फाड़ दिया गया हो, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। छाती की हड्डियां बाहर की तरफ मुड़ी हुई, अंदर के अंग गायब थे और हर चीज में एक अजीब सी बराबरता थी, जैसे यह मारना नहीं था बल्कि इस चीज को दिखाकर और लोगों को डराना भी था। और यहीं पर इथन को अपनी दादी की एक बात याद आती है जो कहती थी कि कुछ लोगों पर खून का श्राप होता है और जब पूरा चांद निकलता है तो वह इंसान नहीं रहते। अब यह बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही आसानी से हम इन्हें नजरअंदाज भी कर देते हैं। इथन ने भी यही किया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने 7 लोगों के एक टीम के साथ उस जंगल में जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट उन्हें वहां पहुंचाने आई थी वो उन्हें वहां छोड़कर वहां से वापस चली जाती है और उसी पल से ये सारी चीजें बदलने लगती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। चारों तरफ घना अंधेरा और उस अंधेरे के बीच स्मोकी माउंटेन की धुंध एक ऐसी दीवार बना देती है जिसके पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। हवा में पाइन की खुशबू होती है, लेकिन उसके साथ एक सड़ी हुई धातु की गंध भी मिल चुकी होती है। और यही वो पल होता है जब इथन अपनी टीम को धीरे से कहता है कि वो अपना रेडियो बंद कर दे और बिना आवाज आगे बढ़े, क्योंकि अब हर छोटी सी आवाज भी किसी को उनकी मौजूदगी का पता दे सकती है। जंगल में आगे बढ़ते वक्त उन्हें एक अजीब सी चीज का एहसास होता है और वह एहसास यह था कि उन्हें वहां पर खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता। जंगल पूरी तरह खामोश था। अब आम तौर पे जब आप किसी जंगल में जाते हैं तो आपको जानवरों की आवाज, पक्षियों की आवाज और यहाँ तक कीड़ों की भी आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पूरा जंगल मानो अपना सांस रोककर खड़ा था और इतनी शांति में अक्सर इंसानों की दिल की धड़कन उन्हें खुद सुनाई देने लगती है। कुछ देर बाद उनकी टीम के एक मेंबर को हवा में बदलाव महसूस होता है, क्योंकि पाइन की खुशबू पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ताजे खून जैसी गंध ने ले ली थी। और फिर उन्हें वह चीज मिलती है जो शायद इस पूरे मिशन का सबसे डरावना मोड़ था। एक सूखी हुई नदी के किनारे एक लाश पड़ी थी
रोय केटर नाम के एक शिकारी की, जो 3 दिन पहले गायब हुआ था। लेकिन उसकी हालत देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान थे, इतने गहरे कि उसकी पसलियां बाहर की तरफ टूट चुकी थी। उसका पेट पूरी तरह खाली था, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। लेकिन सबसे अजीब जो चीज थी वो लाश नहीं थी। उस लाश के पास 3 पत्थर रखे हुए थे, जो एक पत्थर के ऊपर एक रखा गया हो। उसकी ढेरी बनाई गई थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई संदेशा देना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो। उसके बाद टीम वहां से हटती है और पास ही एक पुराने हंटिंग कैबिन में रुकती है, जहां का माहौल बाहर से भी ज्यादा भारी और घुटन भरा होता है, जैसे वह जगह खुद को छुपा रही हो। इथन पूरी रात के लिए पहरा सेट करता है और पहली जो ड्यूटी दी जाती है वो प्राइवेट हार्ट को, जो टीम का सबसे छोटा और सबसे कम अनुभवी सदस्य होता है। रात के करीब 2 बजे अचानक 2 गोलियों की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद एक चीख, एक ऐसी चीख जो तभी निकलती हो जब आपको पता हो कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो चीख बीच में ही कहीं बंद हो जाती है। टीम तुरंत दौड़कर बाहर जाती है, लेकिन वहां पर हार्ट कहीं नहीं होता। सिर्फ उसकी राइफल पड़ी होती है, जो बीच से मुड़ी हुई होती है, और उन्हें जमीन पर ताजा खून मिलते हैं, जो उन लोगों को पूरी तरह से तोड़ देती है। और साथ ही में वो पाते हैं कि मिट्टी पर बहुत लंबे लंबे पैरों के निशान थे। ये जो निशान थे वो कोई आम आदमी के निशान नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी और पंजों से भरी थी। कि तभी उनको अपने पीछे से एक गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है। जब सारी टीम मेंबर पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा कोई चीज खड़ा था, जिसकी लंबाई लगभग 7 या 8 फीट होगी। उसकी आंखें पीली कलर की चमक रही थी, और सबसे ज्यादा डरावने वाली बात यही थी। इथन उस चीज की तरफ तुरंत फायर करने का आदेश देता है, लेकिन उससे पहले कि कोई गोली चला पाता, वह चीज एक साए की तरह कहीं गायब हो गई। और यहीं पर उस आदमी ने अपनी कहानी में लिखा है कि उस रात हमें समझ में आ गया था कि हम शिकार करने नहीं आए थे, हम खुद शिकार बन चुके थे। वह आदमी बताता है कि हार्ट के गायब होने के बाद कैबिन के बाहर का जो सन्नाटा था वो पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावना हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अब उन्हें सुन रहा हो, देख रहा हो और सही मौके का इंतजार कर रहा हो। और उसी पल एथन को भी समझ आ गया था कि यह कोई अब सर्च मिशन नहीं रहा, यह अब एक सीधा शिकार बन चुका है, जहां शिकारी कौन है और शिकार कौन है ये सब चीजें साफ हो चुकी थी। उस समय इथन ने बिना वक्त गवाए अपने सारे टीममेट्स को केबिन के अंदर आने का इशारा किया। जब सारे लोग केबिन के अंदर आ गए तो उसने बोला कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। और उस समय इथन के चेहरे पर जो डर दिख रहा था वो पहली बार उसके फेस पर आया था। मतलब इथन एक ऐसा आदमी था जो किसी चीज से डरता नहीं था, लेकिन इस चीज से वो डर चुका था, और यह चीज उसके सारे टीम मेंबर उसके फेस पर अच्छे से देख पा रहे थे। केबिन के अंदर पुरानी लकड़ियां हवा के साथ चरमरा रही थी, जैसे वो भी इस आने वाले खतरे को महसूस कर पा रही हो। और इसी बीच वेगा एक कोने में बैठा रोजरी को कसकर पकड़कर कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो समझ चुका हो कि बाहर क्या है। और उसने धीमी आवाज में कहा कि यह कोई जानवर नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसी जिसमें नफरत भरी हुई है। लेकिन उसी समय उसके टीम का एक साथी ब्रिगस, जो उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि यह चाहे कुछ भी हो, अगर ये हमें मार सकता है तो हम भी इसे मार सकते हैं। लेकिन उस वक्त ब्रिगस का भी हाथ कांप रहा था, और ये चीज किसी से छुपी नहीं थी। सभी लोग इस चीज को बेखुदी देख पा रहे थे। इस बीच इथन ने केबिन की दीवार के एक छोटे से छेद से बाहर झांका, और उसी पल उसे फिर से वही गंध महसूस हुई, सड़ी हुई लाश और गीले जानवर की मिली-जुली बदबू। और जैसे ही उसने थोड़ा और ध्यान लगाया, तभी ऊपर से एक आवाज आई,
धीमी लेकिन बहुत भारी, जैसे कोई बहुत भारी वजन वाली चीज केबिन की छत पर चल रही हो। हर कदम के साथ लकड़ी नीचे की तरफ दबने लगी थी और तभी उसी पल केबिन के अंदर खड़ा हर एक इंसान की सांसें मानो जैसे रुक गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने अपनी अपनी राइफल उस वक्त ऊपर की तरफ तान ली और इंतजार करने लगे। लेकिन तभी वो आवाज अचानक आना बंद हो जाती है, मानो जो चीज उस समय केविन की छत पर चढ़ी थी वो नीचे उतर गई हो। और तभी अचानक से दरवाजे पर हमला होता है, एक जोर है। वो जो चीज थी वो अब दरवाजे पे आ चुकी थी और तभी ब्रिगर जाके दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो जाता है और उस चीज को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो हमला था जो उस दरवाजे पे हो रहा था वो बहुत तेज था, जिससे ब्रिगस भी कुछ दूर जा गिरा। अब जो उस केबिन का दरवाजा था वो मानो ऐसा लग रहा था कुछ ही पल में टूट जाएगा। उसी समय इथन ने सबको पीछे हटने का इशारा किया और तब अचानक कुंडी टूटने की आवाज आई। जो कुंडी उस दरवाजे में लगी थी वो कुंडी अब टूट चुकी थी और तभी एक ही झटके में सारी दरवाजे की जो लकड़ियां थी वो बिखरने लगती है और उसी अंधेरे से वह जो चीज थी वह अंदर आई। उस बंदे ने लिखा है कि वह चीज इतनी बड़ी थी कि उसे अंदर आने के लिए झुकना पड़ा था। उसकी आंखें पीली थी, लेकिन वैसी नहीं जैसे किसी जानवर की होती है। उनमें समझ थी, गुस्सा भी था और कुछ ऐसा जो इंसानी लगकर भी इंसानी नहीं था। उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था और उसके नाखून इतने लंबे और इतने तेज थे जैसे कोई तलवार हो। इथन ने बिना कुछ सोचे समझे फायर करने का आदेश दिया और तभी उसके सारे टीममेट उस चीज के ऊपर फायर करने लगे। लेकिन सभी देख पा रहे थे कि गोलियां साफ साफ उस पर लग रही थी, लेकिन उस चीज पे गोलियों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। और तभी उस चीज ने एक जोरदार चीख मारी जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों था। और तभी देखते ही देखते उस चीज ने ब्रिगस को अपने एक हाथ से उठाया और दीवार पर दे मारा। उसकी रीढ़ की हड्डियां टूटने की आवाज उस केबिन में पूरी तरह साफ साफ सुनाई दी थी और उसके बाद सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। मर्सर ने अपनी पूरी मैगजीन उस क्रिएचर पर खाली कर दी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। उसने वेगा को गले से पकड़ा और उसे हवा में उठाया और कुछ ही सेकेंड में उसकी गर्दन तोड़ दी। और साथ ही में इस बंदे ने हमें बताया कि उस पल इथन के सामने उसके दो सबसे मजबूत आदमी कुछ ही सेकेंड में खत्म हो गए थे। और यही वो वक्त था कि इथन ने यह फैसला किया, या तो वो लोग भी खत्म हो जाएंगे या तो उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। उसने अपनी वेस्ट से ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन खींची और उसे उस क्रिएचर के पैरों के पास फेंक दिया और बाकी लोगों को लेकर केबिन से बाहर कूद गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे केबिन में आग लग गई। कुछ सेकंड के लिए तो सब कुछ शांत हो गया। पिक ने हांफते हुए पूछा, क्या वो मर गया? लेकिन इथन जवाब देने ही वाला था कि आग के बीच से वह चीज फिर बाहर आई, जलते हुए। लेकिन वो चीज अभी भी जिंदा थी और इस बार वो पहले से ज्यादा गुस्से में थी। उस पल उन्हें समझ में आ गया कि हमने उसे घायल तो कर दिया है, लेकिन खत्म नहीं, और अब वो हमें छोड़ने वाला भी नहीं है। उसके बाद वो चारों, इथन, मार्कर, पिक और रूड, जंगल की तरफ भागते हैं। पीछे आग जल रही थी और उस आग की रोशनी में वो क्रिएचर किसी नर्क के दरवाजे से निकली हुई चीज जैसा लग रहा था। भागते गिरते पड़ते वे लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि इथन को मैप में एक जगह याद आती है, एक पुराना पत्थर का चर्च जो शायद उन्हें कुछ समय के लिए बचा सकता था। और करीब 1 घंटे बाद जब उनकी सांसें टूटने लगी तब उन्हें वो चर्च दिखता है, पुराना टूटा हुआ, बेलों से ढका हुआ। वो सारे लोग उस चर्च के अंदर जाते हैं और चर्च का दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ समय के लिए वह यहाँ सुरक्षित है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें लगता है कि वह उस चर्च में अकेले हैं, लेकिन तभी उन्हें उस चर्च के एक कोने से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो उन्हें बोलता है कि वह चीज कोई जानवर नहीं है, वह एक शराब है जिसका नाम है हॉर्लेन बॉस। जब उन लोगों ने उस अंधेरे की तरफ देखा
तो पता चला कि वहां वाकई में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसका नाम ओमस था। ओमस ने बताया कि ये सब चीजें बहुत साल पहले शुरू हुई थी, जब हॉर्लेन ने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। और तभी से हॉर्लेन को इस चीज का श्राप लगा है और वो एक मानव भेड़िया में बदल गया है, जिसका पूरा शरीर इंसान जैसा तो रहता है लेकिन वो असल में एक भेड़िया है। ये सारी बातें सुनने के बाद एथन और उसके जो टीममेट थे वो बहुत ज्यादा डर गए। और ओमस ने यह भी बात बताया कि उस चीज पे गोलियों का कोई असर नहीं होता है। अब यही वो पल था जब एथन को फैसला लेना था कि उसे किस तरह यहां से बच के निकलना है, क्योंकि या तो उस वेयरवुल्फ को ये मार दे या तो ये लोग खुद ही मर जाएं। ये दो ऑप्शन ही उनके पास था। एथन ने अपने टीममेट्स को बताया कि अब हमारे पास जितना भी एक्सप्लोजिव चीजें बची हुई है उनके सहारे ही हम उस चीज को कुछ देर के लिए रोकेंगे। एथन ने बोला कि हम अपनी जितनी एक्सप्लोजिव चीजें हैं उनको हम चर्च के बाहर बिछा देंगे, ताकि जब वो चीज वहां आए तो हम उसे कुछ देर के लिए रोक सके। लेकिन उस समय जो पीक था वो घायल हो चुका था, वो बाहर उन लोगों के साथ नहीं जा सकता था, इसलिए उसने ओमस के पास पीक को छोड़ दिया और खुद एथन, मार्सर और रूड तीनों धीरे धीरे चर्च के बाहर निकले, हर कदम सोच समझ कर रखते हुए, क्योंकि अब जंगल की हर एक आवाज, हर एक हलचल उन्हें उस चीज की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। रात इतनी खामोश थी कि उन्हें अपनी सांसें भी बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने चर्च के सामने वाले खाली मैदान में केलामोर माइंस और ग्रेनेड को ट्राइप वायर से जोड़कर एक जाल बिछाया और फिर अपनी अपनी पोजीशन ले लिए। इथन ने धीमी आवाज में कहा कि यह उनका आखिरी मौका है और अगर यह प्लान फेल हुआ तो शायद उसके बाद कुछ भी बचने वाला नहीं है। फिर उन्हें दूर पेड़ों से वही चीज बाहर आती हुई दिखाई दी, एक काला साया जिसकी हाइट 9 या 10 फीट थी। उसके बाल बिल्कुल काले बाल से भरे हुए थे और उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह दिख रहा था। वो चीज अपने 2 पैरों पे चल रही थी, लेकिन वो चीज एक पैर से लंगड़ रही थी। कि जो ग्रेनेड उन्होंने फेंका था उसका असर उस चीज के ऊपर हुआ था और तभी उस चीज ने आसपास सूंघना चालू कर दिया। उसे उन लोगों की गंध का एहसास हो चुका था कि तभी जैसे ही वो चीज उस खाली मैदान में आई, इथन ने इशारा किया और एक साथ उन लोगों ने वो एक्सप्लोजिव चीजों को फोड़ना चालू कर दिया। एक तेज धमाका हुआ और वो चीज उसी धमाके के अंदर समा गई। उन्हें लगा कि उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी उन्हें उस आग से वो चीज बाहर आती हुई दिखाई दी। वह चीज अभी भी जिंदा थी। बेशक वो बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा अब कई गुना ज्यादा हो चुका था। वह तुरंत मर्सर की तरफ दौड़ा और उसने एक हाथ से मर्सर को उठाया और दूर फेंक दिया। मर्सर बुरी तरह चोटिल हो चुका था और तभी वह चीज इथन की तरफ बढ़ लगी। अब इथन समझ चुका था कि उनके पास अब कोई और चारा नहीं है यहाँ से भागने के सिवा। इथन ने तुरंत मर्सर को उठाया और रूड के साथ वापस चर्च की तरफ भागने लगे। वो तुरंत चर्च के अंदर गए और उन्होंने अंदर से चर्च का दरवाजा बंद कर दिया। वह चीज अब बाहर और भी ज्यादा गुस्से में थी और चर्च के दरवाजे को पीटी जा रही थी। तभी इथन ने देखा कि ओमस, जो कि वहां चुपचाप एक साइड में खड़ा है और उन्हें देख रहा है। इथन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ओमस चुपचाप यहाँ खड़ा क्यों है, क्या उसे डर नहीं लग रहा। और साथ ही में इथन ने देखा कि ओमस के हाथ में एक भारी स्प्लाइंटिंग माउल है और उसकी आंखों में डर नहीं है, बस इंतजार था, जैसे वह इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। उस पल चर्च के अंदर खड़ा हर एक इंसान को यह एहसास हो चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब या तो यह चीज खत्म होगी या फिर वह सारे। ओमस ने सबको शांत आवाज में कहा, वक्त आ गया है, अब इस चीज को अंदर आने दो, यह मिट्टी अपना हिसाब खुद ले लेगी। और यह कहते हुए वह अल्टर के पास खड़ा हो गया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अब क्या होने वाला है। इथन ने बिना कुछ बोले उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया, ठीक वही जगह जहां सदियों पहले हॉर्लन बोस ने अपने परिवार का खून बहाया था।
उसकी उंगलियां उसकी गन पर कस चुकी थी और उसकी सांसें अब भारी हो चुकी थी, क्योंकि बाहर से जो आवाजें आ रही थी वह साफ बता रही थी कि दरवाजा अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। और हर बार के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो लकड़ी बहुत जल्दी टूट जाएगी। मानो ऐसा लग रहा था वो चीज अपनी पूरी जान लगा रही है उस चर्च के अंदर आने के लिए। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो चीज अंदर आ जाती है। अब वह चीज पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। वो जगह जगह से जल चुकी, उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थी, आग में जलती हुई, और उनमें गुस्सा एकदम भरा हुआ था। और वो सीधा इथन की तरफ देख रहा था कि तभी इथन ने फायर करने को चिल्लाया और फिर चर्च के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। गोलियां लग तो रही थी लेकिन उस चीज को रोक नहीं पाई। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जिसमें दर्द भी था और कुछ ऐसा जो सुनकर लगता था ये सिर्फ एक जानवर नहीं, कुछ और ही है। और अगले ही पल उसने रूड को पकड़कर दीवार पर दे मारा और मर्सर की तरफ बढ़ा। उस पल मर्सर के अंदर कुछ तो बदल गया था। उसने अपनी राइफल छोड़ी और ओमस के पास पड़ा वो भारी स्प्लिंटिंग मॉल उठा लिया और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा और बदला। जैसे ही वो क्रिएचर उस पर झपटा, मर्सर ने पूरी ताकत से वो कुरेडा घुमाया और सीधा उसके सीने के बीचों बीच मार दिया, ठीक उसी जगह जहां से यह सब चीज शुरू हुई थी। एक भारी सूखी हुई आवाज, जैसे लोहे ने हड्डी को चीर दिया हो, और उसी पल वो क्रिएचर रुक गया। उसकी आंखें फैल गई और धीरे धीरे उनमें जलती हुई वो आग बुझने लगी। उसने एक आखिरी सांस ली, लेकिन वह सांस घुर्राहट की नहीं, वह सांस कुछ और ही था, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द आखिरकार मुक्त हो गया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चांद की रोशनी में उस क्रिएचर का जो शरीर था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे बाल अचानक से गायब होने लगे, और उन लोगों के सामने ही वह चीज एक आदमी में तब्दील हो गई, एक बूढ़े आदमी में। वो हॉर्लेन बोस था। अब इथन और उसके जो टीममेट थे वो बुरी तरह थक चुके थे। हॉर्लेंस बोस का तो खेल खत्म हो चुका था। उन्होंने उस क्रिएचर को और उस शराब को तोड़ दिया था, लेकिन रूड जो बुरी तरह घायल हो चुका था, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। पाइन जो पहले बहुत ज्यादा घायल था, अब उसकी चंद सांसें ही बची हुई थी, और मर्सर अभी भी अपने हाथ में वो स्प्लिंटिंग माउल लेकर खड़ा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था अगर इसने उस चीज को वापस रखा तो वो चीज दोबारा जिंदा हो जाएगी। इथन पाइन के पास गया और उसे जगाए रखने की कोशिश की, लेकिन पाइन ज्यादा देर तक खुद को नहीं रोक पाया और उसकी आवाजें वहीं थम गई। अब उनके 8 लोगों में से सिर्फ वो 3 लोग बचे हुए थे। इथन चर्च से बाहर आया और उन्होंने अपने सारे साथियों को वहीं पर जंगल में दफना दिया, क्योंकि इथन और उसके 2 साथियों के पास अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि उनकी बॉडी को वो वापस ले जा सके। जब इथन वहां से वापस जा रहा था तो उसने उस चर्च को देखा जो बहुत सारे राज अपने अंदर छुपाए बैठी थी। जंगल अब पहले जैसा शांत हो चुका था, ठंड, हवाएं और कोहरा, लेकिन उसकी जो हवा थी जो पहले भारी लग रही थी अब वो हल्की लगने लगी थी। इथन जब वापस आया और उसे इस चीज के बारे में पूछा गया तो इथन ने 2 कहानियां बताई। पहली वह सारी सच्चाई जो उनके साथ हुई थी, लेकिन उस पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था, और दूसरी वह सच्चाई जिस पे सबको यकीन हो गया। जो गवर्नमेंट रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया कि यह केवल एक एक्सीडेंट था, एक एनिमल अटैक, और इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इथन और उसके जो 2 साथी बचे थे वह जानते थे कि उन्होंने उस दिन क्या देखा था और उनका सामना किस चीज से हुआ था। तो दोस्तों ये थी बेयरवुल्फ की एक डरावनी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज फेस कैम वीडियो को सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों जो ये फेस कैम वीडियो ना अब यही चलेगी दोस्तों। जो हम पहले वीडियो सुनाते थे ना ऑडियो फॉर्मेट में, यूट्यूब जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि हम लोग वैल्यू ज्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें, इसलिए अब फेस कैम को सपोर्ट करिए। आपको वही सारी स्टोरी सुनने को मिलेगी लेकिन फेस कैम पे। तो प्लीज सपोर्ट करिए
और फिर से मिलता हूँ ऐसी ही कुछ स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।